नमस्कार, खेतीबाड़ी नवाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। कृषि न केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाती है, बल्कि लाखों ग्रामीणों को आजीविका भी उपलब्ध कराती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कृषि के विकास विस्तार के साथ साथ किसानों की पर्सनल ग्रोथ भी जरूरी है, क्योंकि जब किसान खुशहाल रहेंगे तभी वो खेती में नवाचार को प्रेरित कर सकेंगे। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, CRGB यानी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। पूरे राज्य में अपने विशाल नेटवर्क के जरिए किसानों को कृषि भूमि, उपकरण आदि की खरीद से लेकर हर तरह की कृषि और सहायक गतिविधियों के लिए कम ब्याज पर लोन मुहैया कराकर राज्य के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ हैं श्री IK गोहिल, जो चेयरमैन हैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के। गोहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ के एक विशेष कार्यक्रम में। गोहिल जी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूँगा कि जिस तरह से गाँवों पर फोकस है पूरे देश की, और ख़ासतौर पर छत्तीसगढ़ सरकार का एक कृषि प्रधान राज्य होने के नाते खेती की उन्नति पर बहुत ज़्यादा फोकस है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का 600 से ज़्यादा ब्रांचेज के साथ कैसे इसमें योगदान कर रहा है? देखिए, पहले तो दर्शकों को नमस्कार। खास तो क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है पूरा इलाका काफ़ी दूर दराज है, जहाँ मतलब आबादी कम है। ये हमारे चैलेंजेस हैं, और कुछ कुछ एरिया जो बहुत दूर है वहाँ सिक्योरिटी के भी कंसर्न है। साथ ही जिसको हम दूरभाषा के एंगल से देखें तो डार्क एरिया जिसे कहते हैं, ये हमारी 2-3 जो मैंने बताया ये हमारी चैलेंजेस हैं। इसके बावजूद भी मतलब ये कहें कि कोई ऐसा कस्बा या कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसके हम 5 या 10 किलोमीटर में या तो हमारी शाखा नहीं है, या तो कोई हमारा बैंक मित्र या बैंक सखी वहाँ मौजूद ना हो जी। इससे क्या होता है कि किसी भी जन को पूरे प्रदेश में जो भी बेसिक बैंकिंग सुविधा चाहिए, ये हमारी बैंक प्रदान कर पाती है। अब ऋण की बात करें तो जैसे किसान कार्ड है, ये तो हम उपलब्ध कराते ही हैं, और अब तो राज्य सरकार ने इसको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भूया, जिसको हम प्रभार कहते हैं, उसके द्वारा सहूलियत प्रदान कर दी है कि बैंक ही सीधा उसको जोड़ के, न किसान को ऑफिस जाने का जरूरत, बैंक में डॉक्यूमेंट करके बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी जो है वो जो है कस्टमर्स के लिए भी और बैंकिंग क्षेत्र में भी क्रांति तो ला ही रही है। जो किसानों के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि उनके लिए आज खेती एक एक्सटेंसिव फार्मिंग है, उसके लिए काफ़ी पूंजी की भी ज़रूरत पड़ती है। कुशल जो है टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है, मार्केटिंग भी एक बड़ा एस्पेक्ट है, और इन सब के लिए ज़रूरत होती है पैसे की। और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक इसमें बड़ी अहम भूमिका निभाता है। तो किस किस तरह का ऋण ग्रामीणों को, खासतौर पे किसानों को बैंक से मिल सकता है? देखिए, किसान कार्ड को अगर हम एक तरफ रख लें, जिसकी हम बात कर चुके थे, तो इसके सिवा जो हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया है। अब जैसे मान लीजिए अपने जो कुछ खास क्षेत्र हैं जी, जैसे कि अगर मनप्राट या अंबिकापुर के, तो अब वहाँ जो कोई तिब्बतन लोगों की बसात, तो ये जैसे ताव लगाते हैं जी, बिल्कुल, या ये एक नया मतलब आजकल जैसे मिलेट की तरफ केंद्र सरकार का भी खास मतलब एक कहते हैं कि उस सेक्टर को बढ़ावा देने का प्रयास है। यहाँ तक कि शायद मुख्यमंत्री जी की जब मुलाकात हुई थी दिल्ली में, तब भी उन्हें उस प्रोजेक्ट में अच्छे से जुड़ने के लिए जो भी प्रोत्साहन या जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से भी होनी है उसके लिए तो हम भी बैंक की तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी योजना जिस रूप में आए उसे हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, घर घर पहुंचाएं। और मिलेट तो क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो देसी खाना था, और हर गांव में, हर घर में आपको आज भी उसका कुछ न कुछ तरीके से उपयोग किया जा रहा है, ये मिलेगा। तो संभवतः इसको शहरों की तरफ या दूसरे राज्यों की तरफ भी जितना बढ़ावा दे के मार्केटिंग अच्छा कर पाएंगे, तो ये
बेहतर बिल्कुल, तरीके से चला मिलेट पाएंगे। मिलेट मिशन एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है सरकार की। और वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि एक समय में जो अनाज प्रायोरिटी नहीं था, गांव में होता हर जगह था, लेकिन प्रायोरिटी अनाज नहीं था, लेकिन उसकी पौष्टिकता और उसके जो औषधीय गुण हैं उसको देखते हुए जो आधुनिक जीवन शैली है उनका महत्व काफ़ी बढ़ गया है। और टाऊ की खेती जिस तरह से वहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा, आप जाते हैं तो जो पूरी तिब्बतन बस्ती है आपकी अंबिकापुर के पास, उसमें हम वाटरफॉल के इर्द गिर्द देखते हैं तो खेत पूरे लाल दिखाई देते हैं, जो एक स्वाभाविक कौतूहल सा जगाता है कि आखिर ये क्या है, चाहे वो आलू की खेती हो चाहे ताऊ की खेती हो। कृषि भूमि खरीद के लिए भी आप लोग ऋण देते हैं क्या? उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे पाएंगे? जी। अब जैसे कोई किसान है, अब छोटा किसान है या जैसे आबादी बढ़ रही है, अगर वो भूमि के लिए भी अपना कोई हमसे ऋण चाहता है जी। तो ये बिल्कुल ही संभव है। तो उसका जो वैल्यू है हर एरिया का एक सरकार ने तय कर रखा है, तो उसको हम उससे थोड़ा सा ज्यादा भी मतलब ऋण प्रदान करते हैं, ताकि हो सकता है उनको दूसरे मतलब सिर्फ जमीन ले लेना ठीक नहीं रहता, उनको थोड़ा सा डेवलप करने का, तो उन दोनों चीज को हम साथ में जोड़ के जो सरकार ने तय की हुई जो रकम है उससे थोड़ा सा बेहतर करके हम ऋण प्रदान करते हैं। यहाँ पे बस इतना ही जरूरी है कि जो लेने वाला है वो किसान हो, और जो जमीन बिक रही है वो कायदे के हिसाब से, मतलब ट्राइबल है तो ट्राइबल को, या जो उसके जो लगते हैं नियम हर क्षेत्र में थोड़ा सा अलग रहेगा, वो उसका पालन हो। बाकी बैंक इस सुविधा को आराम से उपलब्ध कराता है। जी। बागवानी भी एक बड़ा फोकस पिछले कुछ समय से रहा है, और कैश क्रॉप की तरह उसकी जो है लगातार खेती बढ़ रही है। हम खुद छत्तीसगढ़ में भी देखते हैं कि नई नई किस्म की फसलें जो हैं वो बड़े पैमाने पर उगाई जाने लगी हैं। जैसे हम अगर देखें दुर्ग भिलाई के इलाके में जो टमाटर की खेती है, टमाटर पाकिस्तान को एक्सपोर्ट होने लगा है। एक समय हम पत्थलगांव को टमाटर का बड़ा सेंटर मानते थे, लेकिन आज दुर्ग का जो इलाका है, पाटन का इलाका, वो बिल्कुल सोलन जैसे हिमाचल प्रदेश में टमाटर की खेती के लिए मशहूर है। कुछ उसी तरह की खेती वहाँ होने लगी। स्ट्रॉबेरी की खेती काफ़ी लोकप्रिय हो गई, और स्ट्रॉबेरी बड़ी आसानी से आपको फलों की दुकान पर मिल भी जाता है। तो बागवानी को बढ़ावा देने, उसके विकास के लिए बैंक के पास किस तरह की योजना है? जी देखिए, यहाँ हमारा जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उससे हमारा बैंक का टाई अप है। तो उनकी जो भी योजना इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रोजेक्ट बनते हैं तो यहाँ पे वो हमें रिफर करते हैं, और हम उन योजनाओं को, जिस किसान को भी ऋण की सहायता चाहिए, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। जरूरी नहीं है कि एनएचबी के माध्यम से ही आए, लेकिन क्योंकि उनके प्रोजेक्ट को अच्छे से बनाने की क्षमता, उसके लिए तकनीकी क्या लागत लगेगी, प्लस ये रहता है कि वो मार्केटिंग कैसे करेंगे, या कहीं और कुछ कमी ना रह जाए कि जिससे क्रॉप फेल हो। तो इससे हम जनरली यही देखते हैं कि एनएचबी के प्रोजेक्ट अच्छे से संभलते हैं और अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाते हैं, प्लस उनकी योजना के हिसाब से सब्सिडी का सपोर्ट रहता है। तो जो किसान भाई इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एनएचबी के थ्रू प्रोजेक्ट अगर बनवाते हैं तो एक जिसे कहे ना कि उनकी सुविधा में बढ़ोतरी हो जाती है, और बैंक भी उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाता है क्योंकि योजना के तहत कर रहे हैं। कुछ छोटे पैमाने पे कि जहाँ पे एनएचबी से प्रोजेक्ट नहीं बनवाए हैं तो उसमें हमारे खुद के स्कीम लगे हुए हैं कि जैसे मान लीजिए आम का आपको प्लांटेशन बनवाना हो या केला लगवाना हो लॉन्ग टर्म का, जैसे गन्ना भी लॉन्ग टर्म एक जिसको कहते हैं कि काफी टाइम रह जाता है। तो इसके सिवा भी मान लीजिए कोई खास ऐसा, जैसे फूलों की, अब जगदलपुर में हमारे ग्रीन हाउसेज हैं जो फूलों की अच्छे से खेती कर पा रहे हैं, इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और एक्सपोर्टर को सप्लाई कर रहे हैं, और लोकली भी यहाँ इसकी अच्छी खपत है। तो चाहे फूल हो या फल हो, हॉर्टिकल्चर एक ऐसा क्षेत्र है कि इसकी वृद्धि होगी ही। छत्तीसगढ़ में क्योंकि पानी की कमी इस हद तक नहीं है जो कुछ राज्यों में देखी जाती है, जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ है तो वहाँ पानी की कमी है, इसके बावजूद भी ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी और ड्रिप वगैरह का सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके काफी हद तक पैदावार को बढ़ाया गया है। तो मैं मानता हूँ आगे अभी बहुत रूम है छत्तीसगढ़ में, इसमें हम बहुत काम कर सकते हैं।
मुझे विश्वास है कि जैसे मैंगो है जो महाराष्ट्र में बहुत अच्छा होता है, संतरा जो है महाराष्ट्र में बहुत अच्छा होता है, और खास करके मैंगो के कुछ वेराइटीज जो एमपी के कुछ जिलों में तक सीमित है या बिहार के कुछ जिलों तक सीमित है, इसको हम छत्तीसगढ़ में अच्छे से ला सकते हैं। और इसमें सरकारी संस्थाएं काफी हद तक मदद कर रही हैं, और जैसे मार्केट फैलेगा या एक किसानों को इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, मैं मानता हूं ये योजनाएं आगे चलेगी। और बिल्कुल गोयल जी, जो हम खुद भी देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बिल्कुल किसान भी नई नई चीज़ें करने लगे हैं, कई चीज़ों को सीख रहे हैं। अब जैसे राजाराम त्रिपाठी जैसे किसानों की बात करें तो मसालों की खेती कोंडागांव के इलाकों में बड़ी पैमाने पर होने लग गई है। एक एग्रीकल्चरल टर्म लोन जिसको कहते हैं कि इसके तहत भी बहुत सारे ऋण दिए जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप किसान भाइयों के लिए इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि एग्रीकल्चर टर्म लोन की तरफ वो किन किन चीज़ों के लिए ऋण ले सकते हैं, कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे अब छोटे से छोटा मसला ले लीजिए, मान लीजिए आपको एक कोई मोटरसाइकिल चाहिए, बच्चे आजकल ये है कि आना जाना मांड होना, तो वहां से शुरू करके आपको थ्रेशर चाहिए या बड़े पैमाने पे हार्वेस्टर चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, ट्रेलर चाहिए, कोई भी इक्विपमेंट चाहिए, या आपको ट्यूबवेल लगवाना है, या आप मोटर सिर्फ खरीदना चाह रहे हैं, सबमर्सिबल लगवाना चाहते हैं, खेती के आपके जो क्षेत्र है उसमें उपयोग के लिए आने वाले जो सर्व साधन हैं उसमें ज्यादातर बैंक फाइनेंस करती है। कोई ऐसा एरिया नहीं होगा जहां हम एग्रीकल्चर टर्म लोन नहीं दे पाते। तो सामान्य तौर पे सप्लायर से एक बार बात करके किसी भी किसान को अपने लिए क्या उपयोग में लेना है ये तय हो जाए तो ब्रांच को जरूर अप्रोच करें। जनरली 7 या 8 दिन में लोन का निपटारा करने का हमारा नियम है। किसी टाइम जल्दी हो तो 24 घंटे में भी कर देती है ब्रांचेस, दिक्कत नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। गोहिल जी, एक बात और, क्योंकि आजकल जो है दुधारू मवेशियों की भी जब हम देखते हैं कि डेयरी फार्मिंग काफ़ी प्रमोट हो रहा है स्टेट में, इसी तरह मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग है, और मधुमक्खी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, इस तरह की जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से पनप रही हैं। सरकार भी महिला स्व सहायता समूहों को मदद देकर उनको आगे ला रही हैं। और अगर मैं दंतेवाड़ा की बात करूं तो वहाँ आदिवासी महिलाओं का जो एक स्व सहायता समूह है वो मोती पालन जैसी चीज़ें भी कर रहा है, मोती की फार्मिंग भी करने लग गया, जो प्राकृतिक मोती के बजाय जो आर्टिफिशियली मोती तैयार किए जाते हैं उसकी खेती करने लगा। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं खेती की, उसमें बैंक किस तरह से मदद कर सकता है? जैसे मैंने बताया आपको कि एग्रीकल्चर टर्म लोन जिसे हम कहते हैं जी, तो करीब ये जो साल गुजरा है उसमें हम करीब 10,000 मवेशियों के लोन दे चुके हैं। और फिशरीज के लिए भी, क्योंकि मच्छी भी एक कहें कि एक काफी इम्पोर्टेंट साधन है, और काफी हमारे जो धमतरी का एरिया है जहाँ काफी सारे बंगाल या बांग्लादेश से आए हुए एरिया जहाँ जो बसे हुए लोग हैं, तो उनको ये बड़ा आसान लगता है, अच्छे से कर पा रहे हैं अपने घर के खेत में ही या दूसरे एरिया में भी, जहाँ भी सरकार ने एसएचजी जो स्वसहाय जुट है उनको तालाब दे रखे हैं, वहाँ फिशरीज का भलीभांति उनको, जिसको कैश क्रेडिट जैसे अपने क्रॉप के लिए दे रहे हैं वैसा ही इन चीज़ों के लिए दे पा रहे हैं। इसके सिवा जैसा कि आपने बोला कि मुर्गी पालन वगैरह हैं, तो पोल्ट्री हाउसेस भी हमने काफ़ी फाइनेंस किए हैं। राजनांदगांव तो हमारा पोल्ट्री में एक लेवल का मेजर सेंटर माना जाता है, जो कि इंडस्ट्री काफ़ी आगे तक गई है। तो चाहे एग प्रोडक्शन हो या मुर्गी पालन हो, इसके लिए भी एक इंडस्ट्री को जैसे देते हैं उसी तरह से हम मुर्गी पालन के लिए भी ऋण प्रदान करते हैं। और काफी हद तक हम इसमें आगे, मतलब काफी सारे केस कर चुके हैं, तो इसमें हमें अनुभव भी अच्छा ही रहा है, और इसे मैं देखता हूं कि आगे वृद्धि होने वाले क्षेत्रों में ये जरूर शामिल होगा। जी बिल्कुल। गोयल जी, एक चीज़ और, जब भी किसान कोई फसल लगाता है उसकी सबसे बड़ी आशंका यही रहती कि कोई प्राकृतिक आपदा, कोई बीमारी, कोई कीट आकर उसकी फसल को नष्ट न कर दे। तो जो बीमा का प्रोटेक्शन है, क्या आपके यहाँ से ऋण लेने पर साथ साथ उसे बीमा का भी प्रोटेक्शन मिलता है? जी, देखिए, जो सरकार की फसल बीमा की योजना है जी, तो अगर ऋण लेता है तब तो वो जनरली बैंक उसको कवर करता ही है। अब किसान को ऑप्शन है कि उसे नहीं लेना किसी कारण से, तो वो मना ही कर सकता है।
लेकिन ऋण नहीं भी लिया है तो भी वो खाली अपने लिए बीमा करा सकता है, ये भी प्रावधान है। तो ये तो किसान पे निर्भर है कि अपनी समझदारी से अपने जोखिम को किस तरीके से अच्छे से समझता है, उस हिसाब से बीमा कवर कराए। मेरा तो ये मंतव्य रहेगा कि वहाँ कुछ प्रीमियम के लिए भी सब्सिडी सरकार प्रदान कर देती है, तो किसान को उसमें प्रीमियम की जो मात्रा है बहुत छोटी होती है, इतनी महंगी नहीं है, लेकिन अपने जो भी क्रॉप लगा रहे हैं उसको अच्छे से प्रोटेक्ट हो, उसको जोखिम कम हो जाए, इस दृष्टिकोण से बीमा योजना में जुड़ना ही चाहिए, और ये हमारी सारी शाखाएं प्रदान कर रही है। जी गोहिल जी, आपने एग्रीकल्चरल टर्म लोन की चर्चा की, तो ट्रैक्टर की खरीद में कहते हैं कि ग्रामीण बैंक केवल नए ट्रैक्टर ही नहीं, पुराने ट्रैक्टर को भी रिफाइनेंस करता है या उसके लिए भी लोन देता है। क्या इस तरह की भी सुविधा है, और अगर है तो उसका क्या प्रोसेस है? जो किसी भी जगह पे अगर आपको मान लीजिए नया कोई भी वाहन हो लेना सही नहीं लगता, किसी कारणवश आपको लगता है बहुत ज्यादा लागत लग जाती है, उसे आप कम सेकंड हैंड जिसे कहते हैं हम, तो पुराना अगर कोई भी व्हीकल, चाहे मोटरसाइकिल हो या कोई छोटा व्हीकल 3 पहिया लेना चाहे या ट्रैक्टर लेना चाहे, तो इसमें जो हमारे नॉमिनेटेड वैल्यूअर्स हैं तो वो एक बार उसको देख लेंगे कि ये कहाँ तक इसका वैल्यू बैठता है, तो उसको फिर उस वैल्यू के हिसाब से बैंक इसको फिर जैसे नए को फाइनेंस करती है वैसे ही ऋण इसमें प्रदान करेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि क्योंकि ये पुराना है तो उसका एक कोई हमने तय कर रखा है कि 5 से 7 साल से पुराना होगा कोई भी वाहन, तो उसे फिर बैंक नहीं सामान्य रूप से करता है। बहुत स्वाभाविक सी बात है कि अगर उसका कोई इसका एक लाइफ स्पैन होता है, उस लाइफ स्पैन को देखकर ही बैंक उसका वैल्यूएशन तय करेगा और उसी आधार पर फाइनेंस करेगा। गोहिल जी, आप हमारे साथ बने रहें। खेतीबाड़ी नवाचार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत। खेतीबाड़ी नवाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज चर्चा कर रहे हैं जो ग्रामीण बैंक है उसकी क्या भूमिका है कृषि के क्षेत्र में, या ग्रामीण इलाकों के विकास में ऋण प्रदान करने में किस तरह की भूमिका है, किस तरह से बैंकिंग सुविधाएं रिमोट एरिया में रहने वाले लोगों तक पहुंच पा रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन आई.के. गोहिल। गोहिल जी, ब्रेक के पहले जैसे हम बैंक के अलग अलग लोन जो ऑप्शंस हैं उस पर बात कर रहे थे, तो छत्तीसगढ़ में बस्तर का इलाका एक खास फोकस का इलाका रहा है, और चूंकि आदिवासी बहुल इलाका है तो उस पर राज्य का, केंद्र का, सभी का फोकस रहता है। खुद प्रधानमंत्री भी जब आए और बीजापुर के रिमोट इलाके में गए तो उनका भी था कि भी देश का हर हिस्सा बाकी के देश के साथ कदम ताल मिला के चले। तो बस्तर के इलाके में बैंक किस तरह से बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है? खास करके क्योंकि ये एरिया रिमोट है, टेलीफोन नेटवर्क भी वहाँ ठीक से नहीं पहुँच पाते, और दूसरा सिक्योरिटी के भी उस एरिया में काफ़ी कंसर्न है जी। तो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, जैसे बहुत दूर दराज का इलाका है, वहाँ जैसे हमारे बैंक मित्र हैं, अगर टेलीफोन नेटवर्क नहीं है तो नाबार्ड के सहाय से हम वहाँ वीसेट, जिसको सैटेलाइट डिश बोलते हैं, उससे डायरेक्ट लिंक करके सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारी आज की तारीख में 20 से 25 ब्रांच शाखाएं जो हमारी है वो वैसी है कि जिनको हमने लिंक भी वीसेट से कर रखा है। अब टेक्नोलॉजी थोड़ा बेहतर अवेलेबल है, जिसको हम एक कहें SD-WAN टेक पे चले जा रहे हैं, तो वहां पे जहां इवन सामान्य जिसको बैंकिंग नेटवर्क या टेलीफोन नेटवर्क बोले कि जो बैंकिंग नेटवर्क के लिए उपलब्ध है, तो उसको कैप्चर करेगा तो ये दिक्कतें कम होगी, ऐसा हम मानते हैं। दूसरा, काफी दूर दराज एरिया में काफी बैंकेज हैं, टाइम से कैश नहीं पहुंचा पाती, जैसे कि हमने रिसेंटली लास्ट ये महीने देखा कि रोकड़ा प्राप्त करने में किसानों को बहुत परेशानी हो रही थी और बड़े असंतुष्ट हुए। तो उस मामले में मैं ये कहूँगा कि हमारे पास इसकी एक अच्छी सुविधा का हमारा एक तरीका है। अगर सुबह मान लीजिए जब एक बार लगेगा शाखा खुलती है तो 2-2.5 घंटे या 3 घंटे में दूर दराज इलाके में भी हमारी स्पेशल वाहन्स हैं जो कैश को वहाँ सही तरीके से पहुँचा देती है। तो ऐसे ही हमारे पास 13-14 वाहन्स हैं, और साथ में दूसरे जिसको छोटे व्हीकल, सिक्योर्ड व्हीकल हैं, वैसे 10 व्हीकल हैं, तो टोटल मिला के 20-24 व्हीकल हमारी कैश डिप्लॉयमेंट में लगते हैं। तो इससे ये होता है कि हमारी शाखाएं सामान्य तौर पर कभी भी
किसी को रोकड़ा न होने की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देती है और बेसिक सुविधाएं दूर दराज इलाके में भी अच्छी तरह से प्रदान कर लेती है। जो एक एटीएम की सुविधा जैसे प्रदान की जाती है, तो बैंक ने एक माइक्रो एटीएम जैसी सुविधाएं भी दी थी, कि वो माइक्रो एटीएम क्या होता है और वो कितना सक्सेसफुल रहा है? जैसे देखिए, अब जैसे आप अर्बन एरिया में कहीं भी जाते हैं दुकान पे या कुछ खरीदी करते हैं या मॉल्स वगैरह में, तो हम देखते हैं कि हम कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, चाहे एटीएम कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, और उस कार्ड को जब आप उन्हें प्रस्तुत करते हैं तो जो जिस मशीन पे वो स्वाइप करते हैं उसी प्रकार का उससे मिलता जुलता और वही टेक्नोलॉजी यूज करता हुआ माइक्रो एटीएम हमने हमारी सारी बैंक सखियों को और बैंक मित्र को दे रखा है जी। तो उससे क्या होता है कि आप कहीं भी दूर दराज हो, अगर हमारी बैंक सखी या बैंक मित्र आपको मिलते हैं तो उसे आप अपना कार्ड प्रस्तुत करेंगे और क्या रकम आप निकालना चाहते हैं ये बताएंगे, तो वो कार्ड को स्वाइप करते हैं और उस रकम को पेश करके उसको बड़े सिक्योर तरीके से आपको खुद उसमें पिन डालना होता है जैसा आप एटीएम में डालते हैं, और फिर उसकी निकासी आपको वहां से मिल जाती है। तो ये सुविधा पूरा एटीएम नहीं है, वहां भी एरिया में बहुत ही उपयोगी है और एकदम छोटा मशीन होता है, मोबाइल है, तो जब बैंक मित्र को एक गांव में मान लीजिए घंटा 2 घंटे में भी उसको काम निपटा के दूसरे गांव जाना है तो वो छोटी सी मशीन अपने गाड़ी में साथ में लेके सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। हाँ। गोहिल जी, 1975 में जब ग्रामीण बैंक की अवधारणा हुई थी और उसकी शुरुआत हुई थी तो देश में जो छवि थी वो ये थी कि गांव में किसी झोपड़ी जैसी जगह में या किसी छोटे से घर में एक बैंक होगा और वहाँ 2-3 कर्मचारी ही काम कर रहे होंगे और छोटी मोटी सुविधाएं या छोटे ऋण एक लिमिट तक, जिसको कह सकते हैं कि 20-25 लाख या कोई ऐसी सीमा तक ऋण दे सकते हैं। आप एक तो लंबा समय बीत चुका है, लगभग 50 साल होने जा रहे हैं ग्रामीण बैंक को स्थापित हुए देश में। आप खुद भी, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक भी इस साल 10 साल पूरे करने जा रहा है, तो इन 10 वर्षों में आप अपने संस्था की क्या उपलब्धि मानते हैं? देखिए, ग्रामीण बैंक होते हुए हमने अपने आप को उस जिसे कहे कि एक रीढ़ीवादी सोचने के तरीके से कभी भी दबने नहीं दिया कि सिर्फ हम केसीसी ऋण करें या एनआरएलएम स्व सहायक ऋण करें। चाहे आपको 2 पहिया या गाड़ी या इवन मकान बनाने के ऋण चाहिए, छोटे से छोटे उद्योग या दुकान चलाने के ऋण चाहिए, या ऐसी किसी प्रवृत्ति में जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है जिसे हम उद्यम कहें, तो चाहे 2 करोड़ हो 5 करोड़ हो, वहां लागत का कोई हमने लिमिट नहीं रखा है। यही है कि हमारा फोकस ग्रामीण क्षेत्र पे रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई शिक्षक है उसे लोन चाहिए, या कोई कर्मचारी है जिसे लोन चाहिए, या कोई छोटा व्यापारी है जिसे, तो हर क्षेत्र को हम ऋण प्रदान कर रहे हैं। साथ में सिर्फ ऋण देना ये बैंक का फर्ज नहीं है। आज जो माहौल है समाज का, तो सुरक्षा भी प्रदान करना एक हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कोविड के समय में हमने देखा कि जान का जोखिम जितना लोग समझते हैं उससे काफी ज्यादा है। या तो ये कहें कि हॉस्पिटलाइजेशन या जिसको मेडिकल खर्चे कहते हैं, तो उसके लिए जो इंश्योरेंस के सिस्टम है पूरे देश में, जो बड़े बड़े शहरों में उपलब्ध हैं, वो सारी चीजें हमारी छोटे से छोटा ब्रांच, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस बताएं या जीवन बीमा बताएं, इसके सिवा सरकार की जो योजना है, सिर्फ आप 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा 400 रुपए में उपलब्ध हो जाता है, या एक्सीडेंट इंश्योरेंस है वो सिर्फ 20 रुपये प्रीमियम देने पे उपलब्ध हो जाता है। तो चाहे पीएमजेडीवाई, पीएमएसबीवाई, जो भी हम इसे नाम से बुलाते हैं, बट मुख्य रूप से ये है कि एक सर्व सामान्य जन के लिए इतना सस्ता बीमा जो सरकार उपलब्ध करा रही है, इससे हम घर घर पहुंचाए हैं और समाज में कोई भी घर असुरक्षित न रहे, ये भी एक सरकार का जो काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, उसे हम बड़े अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। मतलब ग्रामीण बैंक ने अपना पूरा कलेवर भी बदला है और समाज में जो है सिर्फ एक गांव को ऋण देने वाली संस्था या छोटे जमा जिसको कहते हैं स्मॉल डिपॉजिट्स लेने वाली संस्था से बढ़कर एक कमर्शियल बैंक की जो सभी सुविधाएं होती उसको गांव-गांव तक पहुंचाने वाली संस्था बन गई है। छत्तीसगढ़ में आपके अगर हम व्यावसायिक स्तर पर जो उपलब्धियां हैं उसकी बात करें तो आज आपका कस्टमर बेस कितना है और टर्नओवर वगैरह कितना है? देखिए, हमारा जिसको हम बैलेंस शीट साइज बैंकिंग में बोलते हैं, तो ये हम 20,000 करोड़ पहुंच रहे हैं इस साल। और अगर कस्टमर जिसे मतलब हमारे ग्राहक हैं, तो आज की तारीख में 90 लाख
करीब 1 करोड़ ग्राहक का हमारा जो बेस है वो पहुंचेगा। तो ये मतलब जितनी अपने यहाँ मान लीजिए 2.5 से 3 करोड़ की बस्ती का अंदाजा जो नेक्स्ट सेंसस में लगा रहे हैं कि उस तरह तक जाएगा, तो 1/3 लोग है ना वो छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक से कहीं ना कहीं किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो जब इतना बड़ा कस्टमर बेस हम लेके चल रहे हैं, तो हमें जो भी सुविधाएं दूसरे बैंक दे रहे हैं वो प्रदान करना हमारा फर्ज बन जाता है। तो इसी दिशा में हमने अपने प्रोडक्ट प्रोफाइल को भी पूरा कमर्शियल बैंक जैसा बना के रखा है, ताकि किसी भी ग्रामीण जन को किसी दूसरे बैंक के दरवाजे पे जाना न पड़े। ये खास हमारा फोकस रहेगा। साथ में इतना जब बड़ा नेटवर्क है तो टेक्नोलॉजी भी उस लेवल पे चाहिए। तो हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें। हम भी इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग जो दूसरे बैंक दे पा रहे हैं उसी वही सुविधा प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे मान लीजिए अटल पेंशन योजना है या दूसरे कोई भी जो स्टेट बैंक ग्रुप की कंपनियां हैं, SBI लाइफ है या SBI म्यूचुअल फंड है, तो वहां भी लोगों को निवेश करने के लिए अच्छा दाम मिले, अच्छे से रिटर्न मिले और उसमें जो भी जोखिम है उसे अच्छे से समझ लें और फिर निवेश करें। ये करने का जो हमारा प्रयास है, तो ये वैल्यू ऐड करता है, सिर्फ FD तक सीमित न रखते हुए। जी बिल्कुल। गोहिल जी, समय की कमी है तो मुझे ये चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी, लेकिन चलते चलते आपसे ये जरूर पूछना चाहूँगा कि 10 साल के सफ़र के बाद अगले 10 साल के लिए लक्ष्य क्या है? और अगले 10 साल में तो हम ये चाहेंगे कि 50,000 से 60,000 करोड़ जो एक बैंकिंग क्षेत्र में लैंडमार्क माना जाता है, जरूरी है ये बैंक उसके ऊपर जाएगा। लेकिन सिर्फ हमारा अपना बैलेंस शीट बढ़ाना हमारे लिए इनफ नहीं है। हम तो चाहेंगे कि हम घर घर पहुंचे और जो भी सुविधा इंटीरियर में जो नहीं पहुंच पा रही है टेक्नोलॉजी के कारण, उसको हम और बेहतर तरीके से अंदरूनी एरिया तक घर घर पहुंचाए। यही हमारी मंशा रहेगी। जी बिल्कुल। IK गोहिल जी, आप स्टूडियो में आए एशियन न्यूज़ के और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां बैंक की एक्टिविटीज़ और बैंक के लक्ष्य को लेकर दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे IK गोहिल जी, जो कि चेयरमैन हैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के, और आज हम इनसे चर्चा कर रहे थे कि गाँव में खेती के विकास में, गाँव के जीवन को बदलने में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक किस तरह से भूमिका निभा रहा है। और जो इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि भविष्य में जो राज्य की एक संभावित जनसंख्या मानी जा रही है 3 करोड़ के आसपास, उसके लगभग 1/3 तक सीधी पहुंच छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक बना चुका है और निरंतर प्रगति की ओर है। आज के खेती बाड़ी नवाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।